चलो देखो कौन था, कल मैंने बहुत कुछ बताया, न्यूमेरिकल्स कराए, न्यूमेरिकल पहले कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बताया होगा क्यों, पहले ही पढ़ा दिया था, पहले पढ़ा दिया था। वाईडीएससी बताया, पूरा वाईडीएससी प्रॉपरली क्लियर है। वाईडीएससी में मैंने ये बताया होगा कि कब क्या बताया होगा, हाँ, कि सस्टेन्ड इंटरफेरेंस अगर बनाना है, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस बताना है तो बनाना है तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, यानी कि आप डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस चाहते हो तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो पहली बात मैंने क्या बताई, कोहेरेंट सोर्स होनी चाहिए, बहुत बढ़िया, यानी कि F1 F2 बराबर होना चाहिए, ओमेगा 1 ओमेगा 2 बराबर होना चाहिए। दूसरी बात मैंने क्या बताई, एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, मैंने इसका कारण भी बताया कि यस, फिर उसमें मैक्सिमम और मिनिमम में फर्क नहीं कर पाएंगे हम, तो हम यही तो चाहते थे, मतलब सस्टेन इंटरफेरेंस हो नहीं पाएगा अपना। फिर मैंने तीसरी चीज क्या बताई, डेज मच 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 ग्रेटर देन मच, ठीक। फिर मैंने क्या बताई कि स्लिट की विड्थ और लैम्डा अप्रोक्सीमेट, स्लिट की विड्थ और फ्रीक्वेंसी और सॉरी वेवलेंथ ऑफ द लाइट क्या होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेटली बराबर बराबर होनी चाहिए। फिर मैंने बताया मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ सोर्स होनी चाहिए, ये सब बातें बताई, जिस पॉइंट्स में एक्सप्लेन अंदर घुस के किया जा सकता था उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब बात सुनो, मैंने बोला मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट होनी चाहिए, ना होगी तो क्या होगा। फिर मैंने बताया कि जो तुम्हारा अगर वायलेट लाइट को बताया कि अगर रेड से या रेड या को ग्रीन से रिप्लेस कर दिया जाए तो फ्रिंज विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा, इन सब बातें में इन सब पे चर्चाएं हुई है ना अपनी। अच्छा, अब अगर अपन बात करें, सुनना, अब अगर अपन बात करें किसकी बात करें भाई, अरे किसी की कर लेते हैं यार, फिजिक्स को छोड़ के। अगर हम बात करें, क्या पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें, वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में टॉपिक कौन सा है, हाँ, कंडीशन सस्टेन। अगर मैं बोलूं, यही सिर्फ पढ़ती है, बाकी सब नहीं, बाकी एक भी नहीं पढ़ते, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट ना यूज करें तो क्या होगा, थोड़ी इस पे बात कर लें। सुनो, मान लो मैंने नहीं किया, मैंने मोनोक्रोमेटिक सोर्स लाइट ऑफ लाइट यूज नहीं किया, तो क्या होगा, बात करते हैं ना। तो कुछ नहीं होगा, हिरोशिमा और नागासाकी में बम फटेगा, स्क्रीन हो जाएगा, ये S1 हो जाएगा, ये S2 हो जाएगा, इनके बीच की दूरी बड़ा डी, ये छोटा डी, ये मेरा मिड पॉइंट, बोलो क्लियर यहां तक। ये मेरा यहां पे क्या बनता है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, कोई दिक्कत। अच्छा सुनो, यहां व्हाइट लाइट इस बार ली है, कैसे ली है, व्हाइट लाइट मतलब अभी मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट हमने नहीं ली, हमने इसी तो बात कर रहे हैं कि अगर नहीं लेंगे तो क्या होगा, नहीं लेंगे तो क्या होगा। एक आंसर तो अपने पास सीधा सीधा, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस नहीं बनेगा। पर क्यों नहीं बनेगा, तो ये लाइट क्यों ली है, क्योंकि सस्टेन ना बने। जलेबी तरीके घूमना नहीं है, सुनो, यहां से लाइट निकली, यहां मिली, बोलो मानते हो इस बात को, ठीक है। यहां से S2 से लाइट निकली, यहां मिली, बोलो मानते हो इस बात को, ठीक है। ये पॉइंट मेरा P हुआ करता था किसी जमाने में, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब बात बताओ, ये व्हाइट लाइट हो या कोई भी लाइट हो, यहां से व्हाइट चली थी, यहां व्हाइट मिल गई, मामला खत्म, ब्राइट स्पॉट बन गया, ओके, कोई दिक्कत। मैक्सिमा बना, यानी कि ब्राइट स्पॉट बना, ब्राइट स्पॉट बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, ब्राइट स्पॉट बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब सुनना, मान लो पहली मैक्सिमा बन रही है, ये सब बातें क्वेश्चन में पूछी नहीं जाएंगी, ये सब बातें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में घुमा के दी जा सकती हैं, एमसीक्यू बना के, सिर्फ बुद्धि में घुसेड़ रहा हूं मैं आपके। पहली मैक्सिमा मान लो यहां बनती है, फर्स्ट मैक्सिमा मान लो यहां बनेगा, क्या बनेगा, तो फर्स्ट मैक्सिमा अगर यहां बनेगा तो सुनना, यहां पे जब गई लाइट,
यहां पे जब लाइट गई और यहां से H2 से जब लाइट गई, दोनों व्हाइट लाइट थी, इस बार मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट यूज नहीं किया गया, तो दोनों व्हाइट लाइट थी, ब्राइट स्पॉट बन गया। अब थोड़ी दूर पे है, अरे यहां पे फर्स्ट फ्रिंज से सुनो, यहां से ये गई, यहां से ये गई, और दोनों जाके फिर मिलके क्या मैक्सिमा बनाएंगे? सुनना, मैक्सिमा तो बनेगा, लेकिन अब मैक्सिमा जैसा चाहते थे ना, डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस, वो नहीं बनेगा। जैसा डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस में मैक्सिमा चाहते थे वो नहीं बनेगा। कारण है कुछ दिमाग में, कुछ भी ऐसा कुछ दिमाग में है, क्यों ऐसा नहीं होगा भाई? क्यों नहीं होगा? सब कुछ तो सही है, कुछ तो पंगा जरूर होगा। क्या हो सकता है? सुनो सुनो सुनो, इस टाइम पे जब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बन रही थी तो व्हाइट लाइट आ रही थी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। व्हाइट लाइट में होते हैं 7 रंग, उन 7 रंगों का नाम होता है विबग्योर, उन 7 रंगों का नाम होता है VIBGUR, विबग्योर। व्हाइट लाइट में थे 7 रंग, 7 रंग यहां से चले, 7 रंग यहां से चले, 7 रंग यहां पे मिल गए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरी बार जब चले, दूसरी बार चले, सुनना, यहां से 7 रंग चले, यहां से 7 रंग चले, सुनना, अब हर रंग का, हर रंग, अभी यहां पे पाथ डिफरेंस नहीं था, यहां पे पाथ डिफरेंस नहीं था, यहां पे पाथ डिफरेंस नहीं था। सुनना, जो फ्रिंज विड्थ पढ़ी है अपन ने, y इज इक्वल टू, ये अपन ने फ्रिंज विड्थ पढ़ी है, इतनी फ्रिंज विड्थ होती है। जिसका लैम्डा ज्यादा, वो, यानी कि सुनो, रेड वाला, रेड का लैम्डा सबसे ज्यादा ना, तो इस 7 कलरों में जो रेड वाला कलर होगा वो टिचकी हुई, क्योंकि यहां पे पाथ डिफरेंस आ चुका है। पाथ डिफरेंस आया, पाथ डिफरेंस की वजह से क्या हुआ? फेज डिफरेंस आया, फेज डिफरेंस की वजह से लैम्डा आया। समझ रहे हो? तो रेड लाइट का अगर लैम्डा सबसे ज्यादा है तो रेड लाइट में वाई की वैल्यू, वाई क्या था भाई? समझ पा रहे हो? वाई यही तो था, नहीं? हाँ फिर तो बोल। में तो सारी पूरी व्हाइट लाइट जब हम कैसे वो एक साथ रंग निकलते थे, अभी तो एक ही लाइट जा रही है ना, तो उसकी जो सबकी मोनोक्रो, हाँ क्या बोलो, हाँ एक ही लाइट जा रही है, मैं मानता हूं एक ही लाइट जा रही है, एक ही लाइट जा रही है ना। फ्रिंज विड्थ में डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? अरे सुनो भाई, तुम ब्राइट ब्राइट व्हाइट को मानते हो या ब्राइट रेड को मानते? अब यहां पे तो 7 रंग जान रहे हैं, वो कह रहा मेरा ब्राइट यहां होगा, वो कह रहा नहीं मेरा ब्राइट यहां होगा, वो कह रहा मेरा ब्राइट यहां होगा। सुनो, रेड का ब्राइट यहां हो गया, तो रेड के हिसाब से वाई ये है, नहीं रेड का सबसे ज्यादा होगा ना, रेड के हिसाब से वाई उसका ये है, ये वाई वाला रेड था। अब सुनो, इसके नीचे कौन आएगा? वायलेट वाला। बोल रहा है मेरा तो बस यही, मैं तो यहीं तक, तुम जाओ यार। ये किसका वाला? वायलेट वाला। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो रेड के हिसाब से ब्राइट वो बनेगा, वायलेट के हिसाब से ब्राइट ये बनेगा। अरे पहली फ्रिंज निकालो यार, पहली फ्रिंज क्या थी? y इज इक्वल टू डी लैम्डा बटे डी ही है ना, पहली फ्रिंज यही है ना, यही फ्रिंज विड्थ थी, नो डाउट। अब बताओ मैं लैम्डा पे y की वैल्यू डिपेंड कर रही है कि नहीं कर रही? डिपेंड कर रही है। लैम्डा ज्यादा तो y, तो y क्या बता रहा है? पोजीशन ऑफ द फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बता रहा है। तो अगर तुम लैम्डा, तुम रेड लाइट लेते हो तो रेड के हिसाब से उसकी ब्राइट फ्रिंज सबसे ऊपर होगी, उसका वाई सबसे ज्यादा होगा। नहीं समझे? तो ये आप रेड लाइट ले लो। सुनो एक मिनट, एक एक लाइट छोड़ो, पहले रेड लाइट छोड़ो। तो रेड लाइट का मान लो ये वाई आया, ये किसका वाई आया? वाई रेड का आ गया। बात मानते हो? बात मानते हो?
ठीक है, अब मैंने बोला कि यहां से अब रेड वाला बल्ब बंद करो और अब ऑन कर दो ग्रीन वाला बल्ब। तो ग्रीन के हिसाब से वाई कम होगा कि ज्यादा होगा? ग्रीन के हिसाब से वाई कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा ना। तो ग्रीन के हिसाब से उसका व्हाइट स्पॉट कहीं यहां बन जाएगा, मान लो यहां पे बन गया। ये वाई किसका हो गया? ग्रीन का हो गया। मैंने कहा ये भी बल्ब बंद करो, अब वॉयलेट वाला ऑन करो। तो वॉयलेट के हिसाब से वाई की डिस्टेंस और कम हो जाएगी, वॉयलेट के हिसाब से वाई की डिस्टेंस और कम हो जाएगी। तो वॉयलेट बोलेगा मेरे हिसाब से मेरा तो ब्राइट यही बन जाएगा। बोलो क्लियर हुई बात? बोलो क्लियर हुई बात? अब क्या होगा जब तुम बनाओगे ना फ्रिंजेस, तो यहां बनेंगे 7 रंग के पूरे, वो बन जाएंगे सुर, क्योंकि उसके हिसाब से ब्राइट फ्रिंज। तो तुम्हें पता कैसा मिलेगा? वॉयलेट का ब्राइट फ्रिंज, इंडिगो का ब्राइट फ्रिंज, ऑरेंज का ब्राइट फ्रिंज। नहीं समझे? अरे यहां पे वॉयलेट का अलग ब्राइट फ्रिंज बनेगा, ग्रीन का अलग ब्राइट फ्रिंज बनेगा। तो यहां पर ब्राइट फ्रिंज में भी कई सारे वो आ जाएंगे। समझ रहे हो पैटर्न? यानी कि आप बोल सकते हो कि यहां पे डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है। आप तो चाहते थे यार ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट, रेड व्हाइट रेड ब्लैक, कुछ ऐसा पैटर्न चाहते थे, डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस चाहते थे। यहां तो कुछ खेल ही हो जाएगा, और वो एग्जैक्टली रेड हो भी नहीं पाएगा, कुछ और ही चलेगा वहां, कुछ और कलर आते हैं, रेडिश ब्राउन ऐसा करके कलर मिलेंगे तुम्हें। फिर अच्छा ऐसा ही नहीं मिलेगा, ऐसा भी मिलेगा, गाढ़ा लाल, फीका लाल, हल्का लाल, गुलाबी वाला लाल, पेंसिल वाला लाल, ऐसा भी मिलेगा। समझ आई बात? ऐसा नहीं कि वो लाल में भी डिफरेंट डिफरेंट लाल मिलेंगे। क्यों? क्योंकि भैया लैम्डा लाल का कितना होता है? 5000, 5001, 5002, 5003, 5। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो क्या डिस्टिंग। अच्छा एक बार के लिए हम काम चला लेते हैं कि अगर लाल का लैम्डा 5000, हरे का लैम्डा 5500, ऐसा होता तो एक बार के लिए हम काम चला लेते। लेकिन उसमें भी क्या होगा, हरे का लैम्डा 5501, 5502, 5503, तो सबके ऐसे ऐसे बढ़ेगा। सबसे गाढ़ा वाला, फिर उससे हल्का, फिर हल्का 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 एकदम हल्का, फिर धीरे धीरे ग्रीन में, जैसे पीएच वैल्यू वाला वो नहीं दिखाया गया था अपने को, कुछ वैसा हिसाब किताब सेट होगा। पहुंच पाए जहां तक मैं पहुंचाना चाह रहा था कि अगर सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इस्तेमाल नहीं करेंगे तो शुरू में तो कोई दिक्कत नहीं है, सेंट्रल ब्राइट जैसे बन रहा था वैसे ही बनेंगे, सफेद यहाँ पे बिल्कुल उजाले की तरह चमकती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही व्हाइट लाइट यहाँ पास करोगे तो रेड के हिसाब से कुछ और व्हाइट होगा, ग्रीन के हिसाब से कुछ और वाई होगा, वॉयलेट के हिसाब से कुछ और वाई होगा। तो वॉयलेट के हिसाब से उसका सिर्फ इतने पे ही उसका ब्राइट आ जाएगा, ग्रीन के हिसाब से ब्राइट यहाँ आ जाएगा, रेड के हिसाब से ब्राइट यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको 7 रंग के सूर्य दिखेंगे, 7 रंग के कलर दिखते हैं सूर्य में, ठीक है। 7 रंग के यहाँ पे पूरे के पूरे क्या दिखेंगे आपको? कलर दिखने लगे, और उसमें भी अलग अलग दिखेंगे, क्योंकि आपकी जो लैम्डा की वैल्यू होती है बेटा वो कैसी होती है, वो चेंजेबल होती है, यानी कि 5001, 2, 3, 4 ऐसे बढ़ती जाएगी ना। तो यानी कि एग्जैक्ट पैटर्न नहीं मिलेगा, डिस्टिंक्ट पैटर्न नहीं मिलेगा, इसलिए मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। अब बताओ अगर कोई तुमसे पूछेगा कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो उसका आंसर दे दोगे? मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट क्यों इस्तेमाल करते हैं उसका आंसर दे सकते हो? दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? कि भैया बोलेंगे उससे कि देख बाबू, देख मेरे भैया, कि वायलेट का जो रंग है उसका लैम्डा सबसे छोटा है, तो उसके हिसाब से ब्राइट पहले ही बन जाएगी। ग्रीन का लैम्डा उससे ज्यादा है तो उसका ब्राइट उसके बाद बनेगा। तो ऐसे ही हमको 7 ब्राइट दिखेंगे। अब 7 ब्राइट दिखेंगे तब तो काम चला लेते, लेकिन हमें तो 7000 ब्राइट दिखने वाले हैं, क्योंकि रेड का लैम्डा कोई फिक्स है नहीं है। आप बोलोगे रेड कितना है, तो बोलोगे इतने लैम्डा से इतने तो हर लैम्डा अपने अपने हिसाब से बनाएगा अपनी अपनी ब्राइट। तो हमने बोला हम इसीलिए क्या यूज करते हैं, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट यूज करते हैं। भैया तुम लोग अलग अलग नहीं, अब सब लोग अपने हिसाब से अपना एक मैक्सिमा फिक्स कर लो कि हम यहां पे मैक्सिमा बनाएंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, हम लोग मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट यूज करते हैं फॉर द सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। और ये बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। चलो कहां है भैया, सब तैयारी कर रहे हैं? टू पढ़, चलो 2 चैप्टर आया नहीं एग्जाम में, इतना ज्यादा थक गए हैं, ऐसा लग रहा है पता नहीं कहां से। ऐसा लग रहा है ना उनका आईआईटी में सिलेक्शन हो गया है,
अब बस वो IIT वाले भी लेने आएंगे तो जाना है सर। 2 चैप्टर का यूटी हुआ है, ज्यादा से ज्यादा कितने चैप्टर थे? तो 3 चैप्टर पूछे गए, 3-4 चैप्टर। 4 चैप्टर में कितना पढ़ डाला भाई यार, और साल भर पढ़ा भी है और इतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी। अब इतना थक गए हैं कि मतलब तो क्या ही बोले, छोड़ो हटाओ। चलो अब कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग, और क्वेश्चन के थ्रू देखो YDSC मैंने पूरा समझा दिया, YDSC मैंने पूरा समझा दिया है, कंसेप्ट मैंने पूरा बता दिया है। क्वेश्चन की वैरायटी मैं बोल रहा हूं बहुत है, और हर वैरायटी का एक एक क्वेश्चन मैं कराने की जरूर कोशिश कर रहा हूं कि हर वैरायटी से एक एक क्वेश्चन आप जरूर कर लो, ठीक है ना? समझ आएगा? YDSC उतना ही था जितना देखे, 2 रे गई टे बनाया, 2 रे गई टे बनाया, बस YDSC वही है। अब उसी YDSC में पता है क्या करेंगे, कई बार सोर्स ऐसे रखेंगे, 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 यहां से लाइट जाएगी। YDSC उतना ही था, समझ आई बात? अच्छा कर बेटा जल्दी कर। प्रॉब्लम क्या होती है कि रे ऑप्टिक जो तुम्हारा है, रे ऑप्टिक फिर भी एक बड़ा चैप्टर है, वहां गलती होने के चांसेस हैं। ये छोटा चैप्टर है, एक बार लॉजिकली समझ गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती। चलो एक क्वेश्चन करो, इन YDSC में द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑन ए स्क्रीन इज I0, IM भी बोल सकते हैं वो। मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन इज I0। I0 इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी जो कि हमें स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड हुई। फाइंड द इंटेंसिटी एट ए प्लेस वेयर, फाइंड द इंटेंसिटी एट ए प्लेस वेयर, नंबर 1, पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव इज π/3, फेज डिफरेंस between the two wave is π/3। दूसरा, path difference between the two wave is λ/4, path difference between the two wave is λ/4। करो क्वेश्चन। अब इसके बाद जितने क्वेश्चन कराऊंगा वो बोर्ड के औकात के बाहर होंगे। इसके बाद यहां तक बोर्ड की औकात में है, यहां तक बोर्ड आ सकता है। इसके बाद जितने क्वेश्चन कराऊंगा बोर्ड की औकात के बाहर होंगे, पर आपके गुजसेट और यहां से पूछे जा सकते हैं, ठीक है? चलो अपने को क्या फाइंड करना है, एक क्वेश्चन में करके दिखाता हूं, इसके बाद वाला तुम करके दिखाओगे जो कि इससे कठिन है। देखो हमने तुम्हें बताया था कि मैक्सिमम इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला याद कर लो, 4I cos स्क्वायर 5/2, और मैंने इसीलिए इसको डिराइव कराया था, नहीं वरना आंसर तो सीधे सीधे भी निकाल सकते थे हम, ठीक है ना? फाई इज व्हाट, फेज डिफरेंस। अच्छा, और मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होती है? मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I तो थी, यानी कि मैं क्या इसी फॉर्मूले को ऐसे बोल सकता हूं, IR इज इक्वल टू I0 cos स्क्वायर 5/2, क्योंकि मैक्सिमम इंटेंसिटी को क्या बोला गया बेटा स्क्रीन पे? I0। क्या ये बातें समझ में आई? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, IR बराबर I0, पहले का आंसर दे रहा हूं, जब फेज डिफरेंस कितना हो π/3, तो cos स्क्वायर और फाई की जगह पर रख दिया π/3, तो π/6 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं है। तो IR बराबर कितना हो जाएगा? I0
और cos पाई बाई 6 की वैल्यू 6 3 18 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है ना, तो √3/2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? आई आर बराबर हो जाएगा 3/4, 3/4 आई नॉट, आंसर। ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी जब दोनों वेव का पाथ डिफरेंस, सॉरी फेज डिफरेंस π/3 होगा, उस टाइम पे मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी 3I0/4। कितनी होगी भाई? मैक्सिमम इंटेंसिटी I0 थी, लेकिन अगर तुम पाथ डिफरेंस π/3 कर दोगे, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी I0 कब रही होगी? सोचो जरा। वेव ऑप्टिक्स एकदम एक एक पॉइंट क्लियर करिए, बताओ कैसे। I0 का क्या मतलब है? ये I0 कब रही होगी? उज्जैन सिंह चौहान बोलो फटाफट। जब फेज डिफरेंस रहा होगा, यही सुनना चाह रहा हूं। यस, जब फेज डिफरेंस सीधा सीधा मिल गया होगा, सीधा 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, उस टाइम पे क्या रहा होगा? मैक्सिमम रहा होगा, और उस टाइम पे I0 रहा होगा। फिर तुमने बोला मजा नहीं आया, फेज डिफरेंस π/3 कर दिया, तो इंटेंसिटी कम हो गई, 3I0/4 हो गई। समझ आ रही बातें? आ रही ना? चलो अगला देखो, सेकंड पार्ट इसका, ये फर्स्ट पार्ट था। सुनो सेकंड पार्ट देखो इसका। पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव λ/4, इस बार क्या दिया हुआ है? पाथ डिफरेंस, यस, हमें दिया हुआ डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स में फाई निकालना आता है। फाई बराबर क्या होता है? के इंटू, तो फाई बराबर के होता है 2π/a इंटू λ/a, लैम्डा से लैम्डा, आंसर क्या आएगा? कोई दिक्कत है कि नहीं? अब हमें निकालना, अब हमें क्या निकालना? आई आर, आई आर निकालेंगे, तो आई आर इज इक्वल टू I0, I0 बराबर 4I कॉस स्क्वायर 5/2, आई आर बराबर I0 कॉस कॉट कॉट, तो कॉस और π/2, तो π/4 हो जाएगा। तो बेटा आई आर बराबर कितना हो जाएगा? π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, तो 1/2, तो I0/2, I0/, तो समझे कि नहीं समझे? ठीक है ना? ये था क्वेश्चन। चलो देखो यार, बहुत दिनों बाद हाथ में रुमाल नहीं है, इसी से पोंछ भी लेंगे, हम भूल जाएंगे तो। चलो देखो, अब ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में आने के चांस तो नहीं है, पर क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन टफ नहीं, सीबीएसई पूछ सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है ना? तो यहां पे दिया हुआ इनवाइड एससी, डी की वैल्यू दे रखी, डी मतलब कैपिटल डी की वैल्यू दे रखी तुम्हारे कितनी? 1.2 मीटर, एंड स्मॉल डी की वैल्यू दे रखी है 0.25 मीटर, एंड लैम्डा की वैल्यू दे रखी बेटा 600 नैनोमीटर। लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 600 नैनोमीटर। कैलकुलेट द डिस्टेंस y, कैलकुलेट द डिस्टेंस, कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द central maxima, calculate the distance from the central maxima, calculate the distance from the central maxima, so that the intensity, so that the intensity is 75% of maximum intensity। यार क्वेश्चन समझ पाए? क्वेश्चन समझ पाए? मैं एक बार पढ़ लूं। वन वाइड एस सी डी इज इक्वल इतना, डी इज इक्वल इतना, लैम्डा इज इक्वल इतना, कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा एट विच लिख दो तो ज्यादा बेटर हो जाएगा ना, निखार आ जाएगा इसमें। एट विच द इंटेंसिटी 70%। अब सही है, समझ पाए क्वेश्चन?
सवाल में ऑप्शन भी है, डाल दूं? कौन सा ऑप्शन? कौन सा? डी। हाँ mm में है बेटा, तो उसकी टेंशन नहीं लो, वो सही है सब, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए। बी बोला मैंने, बी गलत है। डी सही था। 3.2 इंटू 10 की पावर -4। ऑप्शन नंबर बी 4.6 इंटू 10 की पावर -5। 4.6 इंटू 10 की पावर -5। ऑप्शन नंबर सी 4.8 इंटू 10 की पावर -5। 4.8 इंटू 10 की पावर -5। और ऑप्शन नंबर डी 4.2 इंटू 10 की पावर -4। 4.2 इंटू 10 की पावर -4। भाई ये 4 ऑप्शन है। अच्छा क्वेश्चन है, करो। तुमने जितना वाईडीएससी पढ़ा है पूरा का पूरा वाईडीएससी यूटिलाइज हो जाएगा यहाँ इस क्वेश्चन में। जितना भी वाईडीएससी पढ़ा है सारा का सारा वाईडीएससी यहाँ यूटिलाइज हो जाएगा। क्या पूछ रहा है? जैसे सपोज करो कि अचानक से ब्राइट फ्रिंज तो बन नहीं गई होगी, पहले अंधेरा आया होगा, फिर उजाले ने धीरे धीरे प्रवेश किया होगा, फिर प्रवेश करते करते उजाला गाढ़ा हो गया होगा। नहीं, पहले तो सीधा अरे ब्राइट के बाद सेंट्रल ब्राइट बना होगा, उसके बाद अंधेरा आया होगा, अंधेरे के बाद उजाला अचानक से दग्ग से नहीं आ गया होगा। फ्रिंज में होगा कि पहले अंधेरे से उजाला धीरे धीरे आया होगा, इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ी होगी, 4i इंटेंसिटी बिल्कुल बीच में आके हुई होगी फ्रिंज के। नहीं समझे? अरे इतनी मोटी फ्रिंज है, समझो, इतनी मोटी वाइड फ्रिंज है, मतलब पहली वाइड फ्रिंज इतनी मोटी है, ठीक है। तो पहले यहां का उजाला थोड़ा कम होगा, इसके ऊपर और बढ़ेगा, इसके ऊपर और बढ़ेगा, इसके ऊपर जो यहां बीचों बीच में उजाला आया होगा, एकदम सेंटर पे जो उजाला आया होगा वो 4i इंटेंसिटी वाला होगा। उसके बाद फिर से इंटेंसिटी घटने लगेगी, तो यानी कि कहीं पे ऐसा भी होगा कि 4i का 75% इंटेंसिटी होगा, यानी 25% इंटेंसिटी कम हुई होगी। वो डिस्टेंस बतानी है सेंट्रल मैक्सिमा से। मैंने बोला जितना वाईडीएससी पढ़ा है तुमने सारा का सारा वाईडीएससी यूज होगा इस क्वेश्चन में। समझ आया? टफ नहीं है, मैथमेटिकली सोचते चले जाओ, करते चले जाओ, टफ नहीं है। आया आदित्य तुम्हारा? बोलो बोलो। इसमें वो यूज कर सकते हैं क्या? वो tan थीटा वाला फॉर्मूला। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, पर उसको करने के लिए ना पहले अपने आप को देखना पड़ेगा। सुनो, अब यहां पे क्या करो, ध्यान से देखो। सबसे पहला काम कि इसने बोला है कि इंटेंसिटी वहां निकालो जहां पे जो इंटेंसिटी है यानी रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, दैट रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज द 75% ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी। समझ आई बात? मतलब जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है दैट इज द 75% ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। बोलो मानते हो मेरी बात? क्या यही बोल रहा है क्वेश्चन? क्या मैं आगे जा सकता हूं कि आई आर इज इक्वल टू आई आर, तो मैं बोल सकता हूं आई आर बराबर 75% ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होती है 4i, और आई आर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं 4i cos स्क्वायर 5/2। बोलो मानते हो ये बात? बराबर क्या हो गया 75/100 इंटू 4i। 4i से 4i कैंसिल हो गया, 4i से 4i कैंसिल हो गया, ये बात मान गए? अच्छा, अब जरा इसको काटो तो, 5 बीसों 100 और 5 एकम 5 और 5 हम 25 15 और 5 तेई 15 और 5 चौक 20, तो कितना आ गया cos स्क्वायर 5/2 इज इक्वल टू हो गया 3/4। ठीक है ना? तो cos 5/2 कितना हो जाएगा √3/2, √3/2, तो 5/2 मिलेगा, 5 नहीं मिलेगा। तो cos कितने की वैल्यू ये होती है भाई? cos 5/2 होती है cos 30 डिग्री की,
30 बोले तो π/6। अब यानी कि 5/2 बराबर अपने को मिल गया। बोलो क्लियर। 5/2 बराबर हो गया π/6, 2/3 6, फाइव की वैल्यू हो गई π/3। फेज डिफरेंस अपने हाथ में आ गया, फेज डिफरेंस अपने हाथ में आ गया। अब क्या चाहिए, ये अगर मिल गया तो पाथ डिफरेंस मिल जाएगा, वो भी निकाल लो। पाथ डिफरेंस, फेज मिल गया ना, ये हो गया अपना, ये हो गया अपना फेज डिफरेंस। अब बात करते हैं पाथ डिफरेंस की। पाथ डिफरेंस क्या होता है, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कितना होता है, लैम्डा बटे 2 पाई इंटू 5, लैम्डा बटे 2 पाई इंटू 5। बोलो समझे कि नहीं समझे। लैम्डा से लैम्डा, सॉरी, पाई से पाई, तो डेल्टा एक्स बराबर कितना आ गया, लैम्डा बटे 6। ये आपको क्या मिल गया, आपको यहां पे पाथ डिफरेंस भी मिल गया। क्या मिल गया, यानी कि जहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी का 75% वाली इंटेंसिटी अवेलेबल है, उस जगह पे वेव का पाथ डिफरेंस कितना है वो मिल गया। उस जगह पे अपने वेव का फेज डिफरेंस कितना है वो मिल गया। मतलब पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस दोनों उस जगह पे मिल गए। बोलो यहां तक की बातें कोई दिक्कत है। अच्छा, पाथ डिफरेंस से एक फॉर्मूला और अब याद आया होगा कि डेल्टा एक्स बराबर होता है डी साइन थीटा। डेल्टा एक्स बराबर क्या होता है, डी साइन थीटा। अब सुनो, डेल्टा एक्स की वैल्यू पता है ना अपने को, लैम्डा बटे 6। डी की वैल्यू पता है ना अपने को, 0.25 इंटू 10⁻³ है ना, साइन थीटा। और लैम्डा भी पता है अपने को, 600 नैनो में है 10⁻⁹, करेक्ट है ना में। और इसको इधर बुला लो तो 0.25 इंटू 10⁻³ बराबर क्या हो गया, साइन थीटा। बोलो भाई क्लियर हूं मैं यहां तक। 6 कम 6 और 6 कम 6 100 हो गया। इस 100 से 2 पावर घटा दो तो 10⁻⁷ हो गया, है ना। 10⁻⁷ हो गया अपॉन 10⁻³ को ऊपर ले आओ। एक काम कर सकते थे, चलो कोई बात नहीं, 10⁻³ को ऊपर ले आओ तो 10⁻+3 हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा 0.25 बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब सुनना, साइन थीटा बराबर ये हो जाएगा 10⁻⁷ 10⁻³ तो इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और 1/25 कितना हो जाएगा, 1/25.00 है ना, 25 चौके 100, 4 हो जाएगा। तो 4 गुणे 10 की घाते -4। क्लियर होना है यहां तक। अब भैया ये साइन थीटा की वैल्यू छोटी है कि बड़ी है, ये साइन थीटा की वैल्यू छोटी है बड़ी है, छोटी है ना। साइन थीटा की वैल्यू छोटी है, तो छोटी वैल्यू जब हो जाती है साइन थीटा की तो उस टाइम पे टेन थीटा के वो बराबर होता है। तो मैं बोल सकता हूं टेन थीटा भी यही होगा मेरा। बोलो भाई, अब टेन थीटा भी यही और साइन थीटा भी यही। अब टेन थीटा का एक फॉर्मूला बचपन से हमारे डायग्राम ने हमको पढ़ा रखा है। क्या पढ़ा रखा है कि टेन थीटा बराबर कितना होता है, y/d होता है। अब बताओ तुमको टेन थीटा की वैल्यू पता है, तुमको निकालना भाई है कितनी दूर, तुमको d पता है, तुम्हारी वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, तो आएगी। तो क्या करना है, क्या डी को मल्टीप्लाई तो करना है इससे। तो डी कितना, 1.2 को इससे मल्टीप्लाई 4 से तो 12 चौक 48, 4.8 कहां है। अब इसका आगे कर तो लोगे ना। अब टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 10⁻⁴ और इंटू डी कितना 1.2 बराबर y। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, 4.8 और इंटू 10⁻⁴। यही आंसर है अपना। यानी कितनी दूर, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होती है y। पूरी YDSC लग गई कि नहीं लग गई, पूरी YDSC लग गई इसमें। और सुनो, अगर मेरा यहां पे ऐसे आ गया होता वैल्यू, मतलब आधा आ जाता, 1/2 आ जाता, 1/4 आ जाता, तो हम इसको फिर ये जंक्शन में नहीं डाल सकते थे। समझ आई बात। ये जंक्शन तभी होगा जब टेन थीटा, ये साइन थीटा की वैल्यू छोटी हुई। साइन थीटा की वैल्यू मान लेते 0.5,
तो 0.5 का मतलब कितना होगा, 30 डिग्री हो गया। 30 डिग्री छोटी वैल्यू नहीं होती। अच्छा, कुछ किताबों में जैसे अपन ने किसको एजम्पशन में माना था, साइन को मानते हैं, ठीक है ना। एक्चुअल में हम एजम्पशन लेते हैं डी इज ग्रेटर देन कैपिटल डी। कुछ लोग बोलते हैं जो एंगल लेते हैं ना, एंगल वो वाला, उसको छोटा मान लेते हैं। उसको बहुत छोटा मान लेंगे तो वाई बहुत छोटा हो जाता है, फिर वो tan थीटा ही सीधा मानते हैं। तो भाई हर जगह एजम्पशन tan थीटा तभी आएगा जब एजम्पशन होगा, बिना एजम्पशन के tan थीटा नहीं आ सकता। हाँ आ जाएगा, पर वो वाई डी ही सिर्फ ला सकते हो और कुछ नहीं ला सकते, ठीक है ना। ये नहीं कर सकते साइन थीटा बराबर tan थीटा हो जाए। चलो क्वेश्चन अच्छा था। चलो भाई देखो, तो इसके बाद वाला क्वेश्चन वो भी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब ये सब वो क्वेश्चन है कि जो पूरी YDSC को एक बार रिवीजन करवा देते हैं। चलो भाई देखो, इन YDSC d इज इक्वल टू 1 मीटर, d इज इक्वल टू 1 mm। क्वेश्चन क्या है, इन YDSC d इज इक्वल टू 1 मीटर एंड d इज इक्वल टू 1 mm, ठीक है। लैम्डा है 5000 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा इज इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा कितना है, 5000 एंगस्ट्रॉम। डी बराबर 1 mm, लैम्डा बराबर 5000 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा कितना है, 5000 एंगस्ट्रॉम है। आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन। कैलकुलेट, अब ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन at a distance of 1/3 mm from the central maxima। from the central maxima, if the intensity of wave from each slit, if the intensity of wave from each slit is I, full and stop solution। सुनो एक बार लिखना बंद करो, क्वेश्चन पहले समझ लो एक बार, करना आपको ही है। मैंने क्या बोला है, ये डी है, ये डी है, ये लैम्डा, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं था। कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑन स्क्रीन एट ए डिस्टेंस ऑफ 1/3 mm। यस, ये स्क्रीन है, ये सेंट्रल मैक्सिमा है, मेरा सेंट्रल ब्राइट बन रहा है। यहां से 1/3 mm की दूरी पे जो फ्रिंज बन रही होगी, जो भी फ्रिंज बन रही होगी उसकी इंटेंसिटी बतानी है। चलो क्वेश्चन, इतनी क्लियरिटी आ गई क्वेश्चन में, उसकी इंटेंसिटी बतानी है कि यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी होगी। दूसरी क्लियरिटी क्वेश्चन में ये ले लो कि इस लाइन का मतलब समझ लेना, इस लाइन का, कि इफ द इंटेंसिटी ऑफ द वेव फ्रॉम ईच स्लिट इज आई। इसका मतलब क्या हो, जो दोनों स्लिटें हैं उन दोनों स्लिटों से, एक बार वापस बताऊं, सेंट्रल मैक्सिमा यहां था, सेंट्रल मैक्सिमा से 1/3 mm की दूरी पे जो फ्रिंज बन रही है उसकी इंटेंसिटी क्या है, ये अपने को बताना है। और बोल रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ ईच वेव फ्रॉम ईच स्लिट इज आई। इसका मतलब कोहेरेंट सोर्स, इसका मतलब कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स होगा तभी A1 A2 बराबर होगा, तभी I1 I2 इज इक्वल टू आई। ईच स्लिट से इंटेंसिटी इतनी ही निकल रही है, आई। समझ रहे हो, क्वेश्चन क्लियर, ठीक है। अब कोशिश करो, इसी का जस्ट रिवर्स क्वेश्चन अपन ने किया है, इसी का जस्ट रिवर्स क्वेश्चन किया है, और इस वाले को कोशिश करो भाई। चलो हो गया हो तो था टाइम, फिर कोई दिक्कत नहीं है।
तुम्हारा आया दिशा? नहीं आया? चलो देखो, 3 और 2 निकलेगा। पहले पहचानो हमको दिया क्या है। अब भाई बातें नहीं, थोड़ी देर पहले पहचानो कि दिया क्या है। तो हमको डी दिया है 1 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है, डी हम जानते हैं क्या है। और डी दिया है 1 इंटू 10⁻³ मीटर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लैम्डा अपने को दिया है 5000 इंटू 10⁻10 मीटर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एंगस्ट्रॉम से मीटर में कन्वर्ट कर लिया। बोल भाई यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब अगर वो आ रहा होगा यार, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? पक्की बात। अब सुनना, अब सुनना। अब आपसे पूछ रहा है कि इंटेंसिटी कहां बतानी है। इस y बराबर अब इस बार दिया है, y बराबर दिया है 1/3 इंटू 10⁻³ मीटर। बोलो समझ में आया? मीटर में कन्वर्ट कर दिया mm को। द सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। इफ द इंटेंसिटी ऑफ वेव फ्रॉम ईच स्लिट I है, देन आपको बताना है कि IR वहां पे कितना होगा, यही है ना? इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन, उतनी दूर पे क्या इंटेंसिटी होगी, मतलब उस जगह पे रिजल्टेंट स्क्रीन पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी बताना है 1/3 mm के डिस्टेंस पे। अच्छा, जरा मेरे को बताओ, मुझे ये बताओ कि मैं क्या बोलता हूं, tan थीटा बराबर y/d हो सकता है? tan थीटा बराबर y/d हो सकता है? इसमें कोई दिक्कत है? नहीं ना? बात नहीं कर भाई, देख लो। तो tan थीटा बराबर क्या हुआ, ठंडी लग गई? चलो, tan थीटा बराबर y की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू देख 1/3 इंटू 10⁻³ मीटर और अपॉन d की वैल्यू 1। तो tan थीटा बराबर कितना आ गया? tan थीटा बराबर आ गया बेटा 1/3 इंटू 10⁻³ मुद्दा सॉल्व। ये वैल्यू छोटी की बड़ी? ये वैल्यू छोटी की बड़ी? छोटी। तो इसका मतलब tan थीटा बराबर sin थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू छोटी है। छोटी वैल्यू पे क्या होता है, tan थीटा sin थीटा के बराबर हो जाता है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sin थीटा। तो हम बोल सकते हैं कि sin थीटा बराबर कितना हो जाएगा। एक्चुअली हमारा टारगेट फेज डिफरेंस को निकालना है। तो sin थीटा हो जाएगा 1/3 इंटू 10⁻³ बोलो यहां तक की बात समझ में आई? यहां तक कोई दिक्कत? अब सुनो, अब सुनो। साइन थीटा अपने को मिल गया, साइन थीटा अपने को मिल गया कि इतना होता है। और पाथ डिफरेंस होता क्या है, डेल्टा एक्स डी इंटू साइन थीटा। और साइन थीटा हम जानते हैं कितना है, तो डेल्टा एक्स बराबर डी अपने को पता है 1 इंटू 10⁻³ इंटू साइन थीटा अपन ने निकाल लिया है 1/3 इंटू 10⁻³। तो कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स हो जाएगा 1/3 इंटू 10⁻6 मीटर। बोलो यहां तक बात समझ में आई? अब पाथ डिफरेंस पता होता तो अपने को फेज डिफरेंस पता पड़ जाएगा। फेज डिफरेंस यानी कि फाई, ये तो हो गया मेरा क्या, पाथ डिफरेंस। बोलो समझ में आया? ये हो गया मेरा पाथ डिफरेंस। अब फेज डिफरेंस क्या होता है सुनना। फेज डिफरेंस में मेरे को 2 पाई ऊपर रखना होता है, 2 पाई बटे लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, यानी कि 1/3 डेल्टा एक्स ही रख लो, पहले फॉर्मूला ही लिख लो। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई बटे लैम्डा इंटू 1/3 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻6। अब क्या करना है, अपने को निकालना है ये इंटेंसिटी वाले फॉर्मूला में यूज करेंगे, IR वाला यूज करेंगे, पक्का करेंगे भाई, बिल्कुल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब सारी वैल्यू रखो पहले। तो फाई बराबर 2 पाई, लैम्डा कितना है मेरा 5000 गुणे 10 की घाते -10 गुणे 1/3 गुणे 10 की घाते -6। बोलो यहां तक समझ में आया? अब सुन बेटा, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 पाई बटे 5 इंटू 3, यहां से माइनस कर दो तो 10⁻7 हो जाएगा। ये बात समझ में आई? और इंटू 1/3 इंटू 10⁻6। बोलो कोई दिक्कत यहां तक है? अब सुनो, अब ये हो जाएगा 5 3 15, तो फाइव हो जाएगा 2 पाई बटे 15, 5 3 जा 15 और 10⁻6 जब ऊपर जाएगा तो 10⁻10 बचेगा, 10⁻7 और 10⁻6 तो 10 बचेगा। बोलो आया?
अब ये 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा, तो 5 बराबर कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 पाई बाई 3। फेज आ गया, फेज का डिफरेंस आ गया। अब फेज का डिफरेंस आ गया तो अपने को रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ जाएगी। रिजल्टेंट इंटेंसिटी देखो, फेज का डिफरेंस मिल गया अपने को। अपन ने सारी लड़ाई इसीलिए लड़ी है, सारी लड़ाई इसीलिए लड़ी है। बात समझ में आई। अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होती है बेटा, आई मैक्स इंटू कॉस स्क्वायर 5/2, यानी रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो जाएगी आई मैक्स होता है 4i। उसने बोला है कि वेव की आई ही निकल रही है, तो 4i की जगह आई रखेंगे, और फेज की जगह पे क्या रख लेंगे, कॉस स्क्वायर 5 की जगह पे रखेंगे कितना, 4 पाई बटे, और ये नीचे 2 है तो 6 हो जाएगा, 4 पाई बाई 6। कोई दिक्कत है नहीं है। इसको 2 2 जा 4 2 3 जा 6 लिख लो। तो आई आर बराबर हो जाएगा 4i कॉस स्क्वायर 2 पाई बटे 3, 180, 3 6 18, 120। आई आर बराबर हो जाएगा 4i इंटू कॉस स्क्वायर 120 डिग्री। काश 120 को हम चेंज कर सकते हैं 90 और 30 में, क्या बदल सकते हैं 90 और 30 में। तो देखो कॉस 90 प्लस 30 कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में ए एस साइन किसका क्वाड्रेंट होता है, साइन का। तो कॉस वहां क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, रेशियो चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन 30। साइन 30 की वैल्यू माइनस साइन 30, इसका आंसर क्या आएगा, माइनस साइन 30। इसका आंसर आएगा -1/2। लेकिन बाबा स्क्वायर है तो कोई दिक्कत ना है, तो हम यहाँ पे कॉस 120 की जगह पे रखेंगे -1/2। ये समझ में आया नहीं आया, आया पक्का। अब सुनो, तो यहाँ पे अगर हम कॉस स्क्वायर 120 की जगह पे रखेंगे -1/2, तो प्लस हो जाएगा 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई, इंटू 1/4। क्लियर है ना, 4 से 4 कैंसिल, बचा क्या, खोदा पहाड़ निकली चिड़िया। इन्होंने आई से आई काट दिया, आई से आई कहां से काटा, 4 से 4 हाँ तो काट दिया तो क्या दिक्कत है। तो हमने उसको आई ना 4i को आई नॉट। अच्छा मैक्सिमम इंटेंसिटी ले लिया, मैक्सिमम इंटेंसिटी बाई 4 किया होगा ऐसा, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक्चुअली वहां पे आई नॉट जैसा कुछ दिया नहीं इन्होंने, इन्होंने हमें वेरिएबल क्या दिया था, आई। हमको वेरिएबल क्या दिया था, आई दिया था ना, तो हम आंसर में क्या रखेंगे, आई, जो वेरिएबल अपने को दिया हो। ठीक है, आया समझ पक्का। नहीं मैं बताऊंगा नहीं, 3 ही है अभी। चलो देखो, चलो देखो अब हम बात करेंगे अरे ये अर्चिता कहाँ मजे कर रही भाई, आज किसका एग्जाम था उसका, हाँ कल तो मैथ्स था, आज एसएसटी था उसका, हिंदी था अच्छा तो इसी वजह से नहीं आई थी क्या आज। और वो क्या बोलते हैं, मैथ्स का पेपर कैसा हुआ उसका, मैथ्स का तो अच्छा हुआ था, साइंस का कैसा हुआ, चलो अब बेटा देख, नंबर ऑफ मैक्सिमाज एंड नंबर ऑफ मिनिमाज। अब हम ये बात करेंगे कितने मैक्सिमा बनेंगे और कितने मिनिमा बनेंगे। मैक्सिमा मतलब ब्राइट, मिनिमा मतलब डार्क। कितने मैक्सिमा बनेंगे और कितने मिनिमा बनेंगे, इसकी बातें करेंगे। सुनो, ये कौन, स्लिट S1, ये कौन, स्लिट S2, इनके बीच की डिस्टेंस कौन, D, ये कौन, स्क्रीन। अच्छा, इनको दोनों के बीच की डिस्टेंस कौन, बड़का D। यहां तक की बातें हो गई, कोई दिक्कत इसमें तो शायद से नहीं होगी। अब सुनो, यहां पे जो इसके सामने बनेगा वो होगा सेंट्रल
ब्राइट। इसके बाद जो बनेगा वो फर्स्ट डार्क बनेगी, उसके ऊपर फर्स्ट ब्राइट, उसके ऊपर सेकंड डार्क, उस है ना, सेंट्रल ब्राइट, फिर फर्स्ट डार्क, फिर फर्स्ट ब्राइट, फिर सेकंड डार्क, फिर सेकंड ब्राइट एंड सो ऑन बनती जाएगी। सिमिलरली इधर भी बनेगी, फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट एंड सो ऑन, ऐसी बनती जाएगी। अपने को पूछना कितने 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 बनेंगे। तो सुनो, ये नंबर गिनने उनने वाला हिसाब किताब ना, जब 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 डी की वैल्यू बहुत छोटी हो डी की वैल्यू से, अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया तो फिर ये टॉपिक उसके लिए नहीं है। फिर नंबर ऑफ फ्रिंजेस बनेगी इनफाइनाइट, ठीक है ना। इफ डी इज मच मच लेस देन डी, देन नंबर ऑफ फ्रिंजेस इज इनफाइनाइट। फिर नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी होंगी, इनफाइनाइट होंगी, जिनको गिन नहीं सकते तो गिन नहीं सकते तो बात नहीं करेंगे। यानी कि डी और कैपिटल डी कैसे होने चाहिए, आपस में कंपेरेबल होना चाहिए। एक मिनट, डी की वैल्यू, एक मिनट सुनो सुनो सुनो, ये गड़बड़ हुआ है। डी की वैल्यू अपने के लैम्डा के वैल्यू से बहुत बड़ा था ना। अगर ये चीज हो रही है तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितने बनेंगे, इनफाइनाइट बनेंगे। अगर डी की वैल्यू कैपिटल डी रखा था पहली बार, अगर स्मॉल डी की वैल्यू वेवलेंथ से बहुत ज्यादा है, अगर स्मॉल डी की वैसे भी दिख ही जाता होगा, खैर स्मॉल डी की वैल्यू अगर वेवलेंथ से बहुत ज्यादा है, इसीलिए बोला वेवलेंथ से बहुत ज्यादा है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रिंजेस बनेंगे जिसको हम गिन नहीं सकते। तो इसका कोई फिर रोल नहीं है नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने, नंबर ऑफ मिनिमा कितने, मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमा इनफाइनाइट, नंबर ऑफ मिनिमा इनफाइनाइट। तो यानी कि नंबर ऑफ फ्रिंजेस इनफाइनाइट मींस नंबर ऑफ मैक्सिमा इनफाइनाइट, नंबर ऑफ मिनिमा इनफाइनाइट। फिर कोई इस पे मतलब बात करने का कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक है। अगर डी लैम्डा के साथ कंपेरेबल है तो हम इस पे बात करेंगे। इफ डी एंड लैम्डा आर कंपेरेबल, अगर डी और लैम्डा कंपेरेबल है फिर इन पे सब पे चर्चाएं होंगी, तब तक चर्चाएं नहीं होंगी। बात समझ में आई। अगर डी बहुत बड़ा है लैम्डा से तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस इनफाइनाइट होगी, तो नंबर ऑफ मैक्सिमा और नंबर ऑफ मिनिमा बात करने का कोई मतलब नहीं है। ये जब नहीं होगा, डी और लैम्डा डी कंपेरेबल होंगे, थोड़ा आजू बाजू होंगे, तो हम नंबर ऑफ फ्रिंजेस बता पाएंगे कि कितने मैक्सिमम फ्रिंजेस बनेंगे और कितने मिनिमम फ्रिंजेस बनेंगी। क्या ये बात मेरी समझ में आई। अच्छा, अब अगर हम मैक्सिमा के बारे में बात करें, सुनो, फॉर मैक्सिमा, अगर मैं मैक्सिमा के बारे में बात करूं, यानी कि मैं ब्राइट के बारे में बात कर रहा हूं, तो ब्राइट के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है वो कितना होता है, या जो फ्रिंज की डेल्टा एक्स अगर मैं बोलूं कितना होता है, तो डेल्टा एक्स आप कितना होता है, एन लैम्डा। एन की वैल्यू हम रखते जाते हैं, यानी कि पाथ डिफरेंस फिर यहां से आता है, डेल्टा एक्स की जगह पे 0 आएगा, लैम्डा आएगा, फिर 2 रखेंगे तो 2 लैम्डा आएगा, 3 रखेंगे 3 लैम्डा आएगा एंड सो ऑन। क्लियर है, ये अपना पाथ डिफरेंस होता है। और एक पाथ डिफरेंस हम जानते हैं डी साइन थीटा होता है। पाथ डिफरेंस कितना होता है, डी साइन थीटा। एक डेल्टा एक्स होता है मेरा डी साइन थीटा, ठीक है। ये भी अपने को एक बहुत बढ़िया चीज मिल गई, पूरे वाईडीएससी में इसको याद रखना था। याद आया क्यों याद रखना था, अभी भी समझ में आ गया होगा कि हर जगह वाईडीएससी में ये बात यूज हो रही है। इतनी बातें समझ में आई, बोल भाई। अच्छा, अब एक बात बता, एक बात बता, इन दोनों से मैं बोल सकता हूं कि एन लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, दोनों आपस में बराबर, तो दोनों आपस में बराबर। क्लियर है, क्या हुआ, नहीं नहीं, तू जल्दी नहीं आया, तो अंदर आ जा, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई, बोल भाई, इतनी बात समझ में आ गई। क्या मैं बोल सकता हूं कि साइन थीटा बराबर एन लैम्डा बाई डी, बोल भाई, क्या मैं ये बातें बोल सकता हूं, क्या मैं ये बात बोल सकता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई संशय, कोई दुविधा, कोई कष्ट नहीं है। अब सुनो,
संशय संशय संशय, कष्ट, दुविधा, कोई शंका, ठीक है, नहीं है ना। अब सुनो सुनो सुनो, सुनना ध्यान से। यहां से एन क्या है? एन क्या है? एन है नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज, नहीं, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। एन क्या है? पोजीशन ऑफ। एन की जगह 1 रखेंगे, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, 2 रखेंगे, दूसरी ब्राइट फ्रिंज, 3 रखेंगे, तीसरी ब्राइट फ्रिंज। अगर हमें एनथ वाली की पोजीशन मिल जाए तो इसका मतलब लास्ट ब्राइट फ्रिंज मिल गई, तो हमें नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज मिल जाएंगे। तो यानी हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? एन निकालना। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? एन निकालना। क्या ये बात मेरी पक्का? अच्छा सुनो, यानी कि एन हमको देता है, एन हमको देता है पोजीशन ऑफ फ्रिंज, पोजीशन ऑफ फ्रिंज। अब यहां पे बात ब्राइट की हो रही है, तो ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। अब सुनना, अगर हमें एन पोजीशन ऑफ फ्रिंज देता है, अगर हमें एन पोजीशन ऑफ फ्रिंज देता है, तो हम ये बात बहुत अच्छे से बोल सकते हैं कि जो जो लास्ट फ्रिंज अगर बनेगी, अगर हमें एन निकाल दे, लास्ट वाला एनथ फ्रिंज कहां बनेगी? एन की वैल्यू को हम किसी तरीके कंडीशन में सेट कर पाए, अगर हम एन की वैल्यू को किसी भी तरीके कंडीशन में सेट कर पाए तो अपना काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? बोलो, हो जाएगा ना। अगर हम एन को किसी तरीके पोजीशन में शिफ्ट कर पाए तो अपना काम हो जाएगा। अब सुनना ध्यान से, हमें पता है कि एक बात बताओ जरा, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। यानी कि साइन थीटा या तो ग्रेटर या तो इक्वल टू 1 होगा। यानी कि एन लैम्डा, यानी कि एन लैम्डा बाई डी की वैल्यू या तो बड़ी होगी या तो छोटी होगी। बात समझ में आई? यानी कि एन की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगी? डी बटे एन। क्या होगी? डी बटे एन। ये एन कहां चला गया? डी बटे लैम्डा होगी। बोल भाई, समझ में आया? कौन सी साइन कैसे आएगी? अच्छा, साइन थीटा की वैल्यू भैया बड़ी कैसे हो सकती है यार एक से? ठीक है ना। तो यानी कि एन की वैल्यू या तो लैम्डा से छोटी होगी या तो डी बटे लैम्डा से बड़ी हो, छोटी होगी, या तो डी बटे लैम्डा के बराबर होगी। अब छोटी के लिए तो ये भी हो सकता है ना कि 100 हुआ फ्रिंजेस, तो nth पोजीशन 100 हुई, तो छोटी तो हो ही सकती है फिर 99, 97, 98, 96 होगी, लेकिन 101 नहीं। मैं समझ पा रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं? अगर n की वैल्यू 100 हो गई तो यानी कि आखिरी फ्रिंज कौन सी हुई? 100। तो नंबर ऑफ फ्रिंज कितने हो गए? 100। यानी 100 से कम तो हो ही सकता है ना यार। 99 फ्रिंज, 97 फ्रिंज, एन क्या है? 101 नहीं हो सकता ना, तो लेस देन हो सकती है। अब मेरे को बताओ कि नंबर ऑफ फ्रिंजेस, वाइड फ्रिंजेस कितनी होंगी? नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस मैं पूछ रहा हूं कितनी होंगी? चलो एक एक करके पूछता हूं, बताओ कितनी होंगी? डी लैम्डा, डी लैम्डा, डी लैम्डा, डी लैम्डा। अरे हाँ नहीं में कुछ बोलोगे? डी लैम्डा नहीं तो क्या? कितनी फ्रिंजेस? डी लैम्डा, डी बटे लैम्डा, डी बटे लैम्डा। अरे गधो, ये तो एक साइड की है ना, मैक्सिमा के एक साइड की है ना यार, डी बटे लैम्डा। तो टोटल फ्रिंजेस कितनी हो जाएंगी? बोलो, समझे कि नहीं समझे? अभी भी गलत है। भैया नंबर ऑफ फ्रिंजेस ब्राइट की बात करी मैंने यार, तो डार्क की बात क्यों कर रहा है? तो ब्राइट तो इतनी होगी ना? इतनी होगी? नहीं, एक सेंटर क्यों इतनी होगी? और इसके साथ अरे सेंट्रल के ऊपर इतनी, सेंट्रल के नीचे इतनी, तो ब्राइट टोटल कितनी? और एक सेंटर वाली। एक सेंटर वाली। वो जुड़ी है? अभी तक नहीं जुड़ी है। नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस का फार्मूला अपना तैयार।
हाँ तेरी सुन ली थी बात, पर बहस कर रहा था मैं, तो फिर तो मैंने तारीफ नहीं कर नहीं बताया, पाया, क्यों नहीं बताया? उसके लिए खेद है। चलो यहाँ तक की बातें समझ में आई, क्लियर है? चलो वाह भाई वाह श्रेया वाह, अब क्या? श्रेया ने बताया था सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। बोल भाई समझ में आया ना? मिटाओ नहीं। भी दे, क्या देखो कि यहां से आप बाहर निकाल क्या रहे हो, इनकी कौन सी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। तो आप बोल देना ये बात कि ठीक है ना, टेकन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन, एन की यहां से हम लोग मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं और उस मैक्सिमम वैल्यू को उसके हिसाब से, भाई हाईएस्ट फ्रिंज हमें बतानी है ना कि आखिरी वाली कहां है। बात समझे कि नहीं समझे? हटा दूं? नहीं, तुम लोग निकाल के रिवीजन कर डालो भाई, टू टू बड़े होशियार बच्चे हो। अब बात करेंगे किसके, मिनिमा की, कि नंबर ऑफ, देखो नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस कितने बनेंगे, 2d लैम्डा बटे 1, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस कितने बटेंगे, 2d बटे लैम्डा बटे 1। चलो अब बात करेंगे मिनिमा के लिए कि नंबर ऑफ मिनिमा कितने बनेंगे, मिनिमा डार्क फ्रिंजेस कितनी बनेंगी। सुनना, फॉर डार्क फ्रिंज, फॉर डार्क फ्रिंज मैं बोलूं अगर क्या, मिनिमा, तुम लोग रिवीजन करो भाई, पक्का सुन रहा हूं मैं। NH3, भाई फिजिक्स पढ़ाएंगे। डार्क फ्रिंजेस क्या होगी, मिनिमा। इतनी बात समझ में आई? अब सुनो 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 बेटा, इसकी कंडीशन क्या है कि सुनो, जो डेल्टा एक्स है वो क्या होता है, 2n-1 लैम्डा बाई 2, यही होता है। और जो डेल्टा एक्स होता है वो होता है डी साइन थीटा। ये दोनों कर दो बराबर, दोनों कर दो बराबर, तो कितना हो जाएगा, 2n-1 लैम्डा बाई 2 ओके इज इक्वल टू डी साइन थीटा। अच्छा यहां से n की वैल्यू निकालने की कोशिश करो तो बेटा, साइन थीटा की निकालो, है ना। तो साइन थीटा हो जाएगा 2n-1 लैम्डा बटे 2d, पूरे बात मानते हो। अब साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू 1 हो सकती है। तो इसका मतलब 2n-1 2d लैम्डा, क्या करता हूं मैं, इतना बराबर लेस देन और इक्वल टू 1 हो जाएगा। यानी कि यहां से अगर मैं n निकालना चाहूं तो देखो पहले ऐसे करो, 2n-1 लेस देन और इक्वल टू, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2d बटे लैम्डा हो जाएगा, है ना। तो 2n बराबर कितना हो जाएगा, 2d बटे लैम्डा प्लस 1। तो अगर मैं बोलूं यहां तक समझ में आया, यहां तक कुछ पूछना है, n बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 उधर चला जाएगा, तो देखो 2 यहां से गया, यहां जाएगा तो 2 कट जाएगा, डी बटे लैम्डा बचेगा, और यहां 1/2 हो जाएगा। बोलो भाई कोई दिक्कत है? अच्छा ये लेस देन, अब अपने को n की कौन सी वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n इज द नंबर ऑफ फ्रिंजेस, maximum value of n is the number of fringes at one side of the central maxima, one side of central maxima। क्या ये बात समझ पाए मेरी? अच्छा अगर ये बात समझ पाए तो यानी कि नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस होगी कितनी, नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस बराबर, नीचे कर रहा हूं बराबर, ठीक है ना, कितनी हो जाएंगी, यस डी बटे लैम्डा प्लस 1/2 का दुगना,
यही होगा ना भाई, इतना ऊपर था तो इसका टॉइस कर दो नीचे ऊपर, यहाँ पे सेंट्रल जैसी चीज होती नहीं है डार्क में, माहौल ही बन गया, खत्म हो गया। नोट कर लो, ये कंसेप्ट भी उड़ गया, अगर समझ में आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे उसका जितना आ रहा है यार, उसमें 2D लैम्डा बटे 1 है। तो इसको हाँ, इसको भी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो वही करेंगे तो होगा यही ना। आ जाएगा। हैं करो अंदर मल्टीप्लाई 2D बटे लैम्डा प्लस और +1। यार उतना ही आ रहा है ये तो। एक मिनट रुको, अरे -1 क्यों लगाएंगे? लगाना क्यों होता नहीं ऐसा जरूरी क्यों नहीं हो सकता है भाई, रुक जाओ रुक जाओ, अरे रुक जाओ। ब्राइट होगी, डार्क उसकी तो कम ही होगी डिग्री सेंटीग्रेड। समझ गया